नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उलझन। बच्चों को स्कूल भेज, पतिदेव को ऑफिस विदा कर, घर का काम निपटा कर, नहा धोकर एक कप चाय लेकर लॉन में भाग बैठी। मार्च की सुबह की कुनकुनाती धूप बड़ी भारी लग रही थी। पिंकू के लिए स्वेटर बिन रही थी, उसका गोला भी हाथ में ही था। इतने पड़ोस की नीता आती दिखाई दी। हम आ जाए भाभी, बोलते हुए गेट खोलकर अंदर आ गई। मैं भी उठने का उत्प्रण करते हुए बोली, अरे आओ नीता। नीता को मालूम है कि इस वक्त मैं खाली होती हूँ, इसलिए जब भी कभी आती है इसी वक्त आती है। नीता तुम बैठो, मैं एक कप चाय बनाकर लाऊं। कहते हुए उठी रही थी कि उसने हाथ पकड़कर बिठा लिया। बोली, भाभी बिल्कुल इच्छा नहीं है। नीता बहुत बेचैन सी लग रही थी। मैं भी उसके इस बेचैनी के कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। वैसे तो सब जब से विवाह के बाद आई है मुझसे इतनी घुल मिल गई है कि हम दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे से करते रहते हैं। पड़ोस में अगर बाल आंटी रहती है, उनके बच्चे मुझसे काफी खुले हुए हैं, खास तौर से छोटा वाला आंसू। जब आंसू का विवाह हुआ तो आंटी ने काजल डालने की रस्म मुझसे ही करवाई और बड़ी भाभी होने के नेक भी दिया। मुंह दिखाई की रस्म के दिन जब मैंने नीता के हाथ में अपना तोहफा रखा तो आंटी कहने पे उसने मेरे पैर भी छुए। तब मैंने कहा था, आंटी प्लीज इसे मैं अपने पैर छूने नहीं दूंगी, इसे तो गले से लगाऊंगी। मुझे तो इसे देखकर अपनी छोटी बहन याद आ गई। उस दिन के बाद से हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। कहती है मुझे भाभी थी, पर मानती बड़ी बहन की तरह। शुरू शुरू में नए घर परिवार में समझे बैठने में तकलीफ आती, मैं भी गुजर चुकी थी इस दौर से। और तब मैं हर बातों की सीख छोटी बहन के नाते उसे देती। धीरे धीरे वो घर में घुल मिल गई, हमारे रिश्ते और प्रगट होते चले गए। बड़ी बहू अपने अपने घर जा चुकी थी, क्योंकि दोनों बड़े भाई बाहर की नौकरी करते थे। आजू की माँ के साथ रहता था, अतः नीता को ही घर संभालता था। नीता इस बीच प्यारी सी बेटी की माँ बनी। अब तो वो घर परिवार में व्यस्त हो गई, फिर भी समय निकाल कभी कभी आ जाती। अग्रवाल आंटी और नीता दोनों काफी पड़ती थी, अतः घर का वातावरण सजाव पूर्वक रहता था। नीता को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो एक बच्चे की माँ है। गोरा रंग, सुतवा नाक, बड़ी बड़ी बोलती सी आंखें, घने काले बन, अच्छा कद, कुल मिलाकर ऐसा लगता था मासो अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई है। मैं तो वासी से कभी कभी मजाक भी करती थी, तेरे जैसे लंगूर को यह हूट पड़ी कैसे मिल गई। पर वो भाभी आप भी ना कहकर रह जाता। बेटी की माँ बन गई थी, बिल्कुल गुड़िया सी। भाभी आज हम काफी तनाव में है, पर कैसे कहें सारी बातें, समझ नहीं आ रहा है। आप भी ना जाने क्या सोचेंगे सुनकर हमारे बारे में। अरे पगली, ऐसी भी क्या बात हो गई? क्या आंसू से लड़ाई हो गई या आंटी कुछ अनसुनी हो गई? नहीं भाभी, ऐसा कोई बात नहीं है। भाभी आप कसम खाइए, किसी को कुछ नहीं बताइएगा, यहाँ तक कि भाई साहब को भी नहीं। लो तुम्हारी कसम खाती हूँ, अब तो बोलो ऐसे क्या बात हो गई? मेरा यह कहना था कि उसका रोना शुरू हो गया। मैं स्तंभ रह गई, ऐसे क्या बात हो गई? अभी तक कभी मैंने उसे इतना ख्याल नहीं देखा था। मेरे चुप कराने का सपना देते उसने कुछ बताया, चुपचाप सुनती रही मैं। भाभी बात हमारी शादी के पहले की है। हम गर्मी की छुट्टियां में अक्सर मम्मी के साथ अपनी नानी के यहाँ जाया करते थे। हम भाई बहन, हमारे मामाओं के बच्चे सब हम उम्र के होने के कारण आसपास में काफी घुल मिल गए थे। हमारे मझली मामा जी का बेटा तुषार उम्र में हमसे बड़ा था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। शुरू शुरू में तो हमने विशेष ध्यान नहीं दिया कि वो हमसे कुछ ज्यादा ही खुला हुआ है, लेकिन बाद में आभास हुआ कि उसके मन में हमारे लिए कुछ और भावना आई थी। उसका व्यक्ति ऐसा था, हम उसके प्रति आकर्षित होते चले गए। पिक्चर जाना, घूमना फिरना, घंटों बातें करना, ये सब अमरों को मिलाता गया। उनमें उसे मूल भावनाओं की ओर से बहकर हमने ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया। हमारी नानी कभी कभी हमारी मम्मी से कहती थी, इस तरह इनका ज़्यादा मेलजोल ठीक नहीं है। तब मम्मी कहती थी, माँ आप भी पुराने जमाने की हो गई हो, आजकल के बच्चे हम भाई बहन के साथ दोस्ती सा व्यवहार करते हैं, आपकी आशंका निर्मल है। इस पर नानी भी चुप हो जाती। काश उस समय नानी की बातों पे मम्मी ध्यान दिया होता। उम्र के उस नाजुक मोड़ पे जो रिश्ते बने हैं, उसकी नैतिकता का आवाज हमें तब हुआ जब तुषार हमारे लौट जाने पे भी हमें पत्र लिखता, घंटों फोन पे अपनी भावनाओं का इजहार करता। हमारी शादी पक्की हो जाने पे उसके आक्रोश भरे पत्र आने लगे। हालांकि उसकी शादी हमसे पहले ही हो गई थी और वो 2 बच्चे का पिता भी है,
पर हमारी तरफ उसका आकर्षण बना रहा। हमने उसे पत्र लिख के फोन करने से मना किया कि हम दोषी ठहरने लगे कि हमने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भाभी, हम मानते हैं कि गलती हमारी भी है, जो उसको अपनी ओर आकर्षित होते देखकर खुद सचेत होने के बजाय उसने आकर्षण से बाहर आए। हद तो यह है भाभी कि वो अब हमारे यहाँ फोन करने लगा है। हमने उसे फोन करने से मना किया तो उल्टी सीधी बातें करने लगा। अब तो हमारी हालत यह हो गई है कि अपने पर गिलानी की होती है। साथ ही यह डर भी लगा रहता है कि आंसू और मम्मी जी को पता चलेगा तो क्या होगा। भाभी, हम तो सर्व के मारे डूब कर मर जाएंगे। आंसू इतने अच्छे हैं कि हमने उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया, यह सोचकर ही हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब कल की बातें हैं, तुषार को रात में फोन आया था कि फिर वो रटी रटाई बातें कह रहा था। इस पर हमने उसे बुरी तरह से डांट दिया कि क्या तुमको ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? तुम्हारे बीवी है, बच्चे हैं, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। क्या अब ये तुम्हें शोभा देता है? आगे फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर बेशर्मी से बोला, जरूर फोन करूँगा, एक बार नहीं बार बार करूँगा। क्या बिगाड़ लोगी मेरा? यह तो गणित है भाभी। उस वक्त ये ऑफिस जा चुके थे, लौट आ चुके और मम्मी जी भी सो चुकी थी। अब आप ही कोई रास्ता बताइए, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर वो शीशा का चक्कर रो पड़ी। मैंने भी दुनिया देखी है, इतना लिखती पढ़ती हूँ, उसकी मनवाकर समस्या का क्या निदान हो, यह सोचने लग गई। परेशान तो मैं भी हो उठी थी, ना चाहती थी कि कोई ऐसी घटना हो जिसमें दोनों परिवारें उजरे। नीता तो रो रो कर बेहाल होती जा रही थी और वह असमझ में स्थिति में थी। उसे दिलासा दिया कि कोई न कोई उपाय जरूर निकाल पाएंगे। चूंकि गलती नीता की ही थी, अतः मामला ज्यादा उलझ गया तो अक्सर हम देखते हैं कि उम्र के उस नाजुक मुंह पर जरा सी पाँव फिसल नहीं गया कि गर्त में धकेल देता है। पर उस समय अच्छे बुरे की समझ किसे होती है? बड़े बूढ़े कुछ दखलंदाजी करते हैं तो उन्हें देखने से का उम्र का फासला कर अनजाने के किशोर वर्ग में ऐसी गलतियां कर बैठता है, जिसका नतीजा कभी कभी बहुत भयानक हो सकता है। नीता तो पूरी बात बताकर चली गई, पर मेरा मन बहुत असमंज में हो उठा। सोचती रही कि इस समस्या का क्या निवारण हो, पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कहते हैं ना, भगवान सारे दरवाजे एक एक करके बंद नहीं करता, एक न एक दरवाजा तो खुला छोड़ ही देता है। हर भूल को सुधारने के लिए रास्ता वही सोचता है। हुआ यूँ कि ऑफिस से काम से आप आयुष 6-7 दिन के टूर पे जाना था, पर सिर्फ आंसू का जाने का रास्ता निकल रहा था। इस बीच खुद को करम अग्रवाल आंटी के उत्सव की स्त्रियां हरिद्वार जा रही थी। आंटी जी के जाने की इच्छा थी, पर नीता अकेली रह जाएगी यह सोचकर वो प्रोग्राम नहीं बना रही थी। तब मौके का फायदा उठाने के लिए मैंने आंटी को दिलासा दिया कि नीता के देख रेख मैं कर लूंगी। आंटी को मुझे पे विश्वास था, अतः उन्होंने निश्चित होकर प्रोग्राम बना लिया। आंसू और आंटी जाने के बाद रात में सोने के लिए मैं उसके घर जाने लगी। पहली रात शांति से गुजरी। तुषार का फोन आने पर क्या करना था यह हमने पहले ही सोच लिया था। भगवान ने हमारी जल्दी ही सुन ली। दूसरी रात तुषार का फोन आया तो नीता ने फोन उठाया। हाल चाल पूछने के बाद कहा, तुषार, मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ तुझसे कुछ बात करना चाहती है। इस पर वो कलाते हुए बोला, क्यों? आंटी जी को मुझसे क्या बात करनी है? वो आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही मैंने रिसीवर से ले लिया। मेरी बात सुनते हुए घबरा गया। मैंने कहा, बेटा, मैं नीता की सास ही नहीं उसकी माँ भी हूँ। वो मेरी बहू नहीं बेटी है। उसे तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। अब जरा अपनी पत्नी को फोन देना, उसको भी तुम्हारी जलील हरकतें के बारे में बता दूँ। इस पर वो माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, आंटी मैं कसम खाता हूँ आगे से नीता को परेशान नहीं करूँगी। मेरी पत्नी को पता चल गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। वैसे वो बहुत शक्की स्वभाव की है, मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। प्लीज आंटी ऐसा मत करना, प्लीज, मैंने धमकाते हुए कहा। आगे कभी तुमने नीता को तंग करने की कोशिश की तो मैंने उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और मैंने फोन रख दिया। नीता सारी बातें सुन रही थी। अपनी समस्या का यूँ समाधान होते देखकर खुशी के मारे रो पड़ी, मेरे गले लग गई। तब मैंने उसे प्यार से कहा, पगली, दुख में भी रोती है और सुख में भी। जब तक तेरी बहन कम भाभी तेरे साथ है, किसी दुख की छाया तुझे नहीं पड़ने दूंगा। अरे यह तो अब जिंदगी भर तुमसे डरता रहेगा। ऐसा लोगों को निपटाने का तरीका आना चाहिए। जिंदगी में भूल किसे नहीं होती है, पर अपनी भूल का एहसास समय से रहते ही कर लो, नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। उस रात हम काफी देर तक वादे करते रहे। नीता बार बार मेरा शुक्रिया अदा करती रही। इतने दिनों में मानसिक तनाव के बाद वो काफी सुकून का अनुभव कर रही थी। मम्मी जी और आंसू लौट आने के दिन करीब आ रहे थे। मुझे भी खुशी थी कि समय पे सारी समस्या का अंत हो गया। इस घटना के बाद नीता और करीब आ गई। आज नीता 2 प्यार बच्चों की माँ बन गई, खुशहाल गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही है। नीता की खुशी गृहस्थी देखकर संतोष
होता है कि कभी कभी विचार आता है कि ना जाने ऐसे कितने तुषार पैदा होते रहेंगे जिनके चुंगल में नीता जैसी भोली भाली बालिकाएं फंस जाती होगी। ऐसी स्थिति में यह फर्ज है कि हम बड़ों को अपने बच्चे का सही मार्गदर्शन करें, जीवन के ऊंच नीच समझाए, रिश्ते के नैतिक मूल्यों को बोध कराए। मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और मैं भी काफी सचेत रहती हूँ। मेरी टोका टोकी की आदत से कभी कभी कहती है जनरेशन गैप मम्मी, जनरेशन गैप, पर जीवन के अनुभव जो सीखा है वही संस्कार अपनी बेटी को डालने की कोशिश करती हूँ। चाहती हूँ कि उसे सही दिशा, ज्ञान और सही मार्गदर्शन मिले ताकि वह जीवन में मूल्य का सही विश्लेषण कर सके और आगे भी आने वाली पीढ़ी को विषय दे सके। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।